देखते हैं अगला सवाल हमारे पास नज़ारा टेक को लेकर के है। रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं, इनके पास 100 शेयर हैं नज़ारा टेक के और इन्होंने 1 साल से रखा हुआ है इसे। तो ये पूछ रहे हैं कि कंपनी का जो धंधा पानी है वो कैसा चल रहा है, अगले 2-3 साल के लिए कैसा लगता है, और गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। अभी आपने आप शायद टीवी देखते नहीं है, नहीं तो शायद आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी बैठे थे देश के कुछ चुने हुए लोकप्रिय गेमर्स के साथ। जी, वो मैंने टीवी तो नहीं देखा लेकिन कहीं क्लिपिंग्स देखा था इसका। जी। लेकिन मेरा फिर सवाल ऐसा है कि अगर इतना गेम का हमको गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो फिर ऐसा टैक्सेशन क्यों है? तो मुझे दोनों चीज़ में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं मैच नहीं हो रहा। और वही आपका नज़ारा टेक का नंबर्स भी प्राइस वॉल्यूम भी कह रहा है। मुझे किसी तरह का तो भरोसा जी। फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या महँगा क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार शायद गेमिंग और गैम्बलिंग इन दोनों के बीच में लकीर खींच करके चल रही हो? कि भाई गेमिंग तो ठीक है, हमें अपने घरेलू गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने एक गेम भी खेला और वो गेम चुन करके उन्होंने ऐसी कंपनी का खेला जो गेम भारत की एक कंपनी डेवलप करती है। तो नज़रिया ये कि गेमिंग को बढ़ाना है, घरेलू इंडस्ट्री को गेमिंग में बढ़ाना है, लेकिन गैम्बलिंग की तरफ नहीं ले जाना है। रवि जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि दोनों चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री भी जिस एज कैटेगरी में बढ़ रही है ना, वो उनके खुद के हेल्थ के लिए ही ठीक नहीं है। अब आप मान सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा एकदम ही टेंजेंशियल सोच रहा हूँ, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ नॉट गुड फॉर द एज कैटेगरी इट इज़ हैपनिंग। अगर आप उस एज कैटेगरी को बैन कर दीजिए, मतलब जो बच्चे हैं, अंडर एज्ड हैं, और फिर आप गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, तो बहुत हो सकता है कि हेल्दी हो। पहला मेरा इश्यू वहाँ पे है। दूसरा लाइन ये है कि गेमिंग और गैम्बलिंग में बहुत फाइन लाइन है। उसपे मुझे नहीं लगता कि आप इतने अच्छे रेगुलेशंस लगा पाएँगे कि आप तुरंत उसमें डिफ़रेंस निकाल पाएँ। हो सकता है पता चले कि है तो गेमिंग, लेकिन पीछे में निकले गैम्बलिंग, और आपको समझ में आए 10 साल के पीछे में। बहुत मुझे इस पे क्लियर डिमार्केशन नहीं लगता है। हैविंग सेड दैट, फिलहाल गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग कंपनीज़ जो हम बात कर रहे हैं, इसके भी वैल्यूएशंस कुछ ऐसे नहीं हैं कि हम कह पाएँ कि हाँ बहुत कुछ माउथ वाटरिंग है या बहुत कुछ हो जाएगा। नंबर्स बहुत महँगा है, और प्राइस लेवल भी यही कह रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में ही अभी रहेगा। पॉज़िटिव व्यू अभी बन नहीं रहा है। पॉज़िटिव व्यू बनता नहीं है जब तक नज़ारा पे, तब तक व्यू नहीं लेंगे, और अगर बात करना भी है तो 710, 15, 20 के ऊपर में इस पे बात करेंगे। उसके पहले अभी तक इसमें कुछ ख़ास नहीं है। कुछ जैसे टेक्निकल लोग रीड करते हैं, तो टेक्निकल रीड करते हैं तो ये कह सकते हैं कि 625 के आस-पास में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, 600-625 के रेंज में, और फिर वहाँ से बाउंस होना चाहिए। लेकिन वो बात रहेगी 600 से लेके सवा 700 के रेंज की। फ्रेश अपसाइड क्रिएट होता है क्या, उसके लिए समय है डेटा समझने का। एक आध क्वार्टर का और नंबर समझ भी लेंगे तो भी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा महँगा है कि गिवन द करंट सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत पैसा बन पाएगा अभी किसी का। नहीं भी गिरे मान लीजिए 600 के नीचे, 7 सवा सौ, सवा 700 पे थक भी जाना चाहिए। इसमें कुछ समय से टॉप लाइन अटकी हुई है, उसके पीछे क्या कारण दिखता है आपको? टॉप लाइन तो अटकी हुई है, लेकिन बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। इन लोगों का मार्जिन प्रेशर कम हुआ है। तो थोड़ा-सा आपको क्या है कि वैल्यूएशन रिलैक्सेशन इसके कारण तो मिल गया है। लेकिन टॉप लाइन एकदम ही फ्लैटिश हो गया है लास्ट 3 क्वार्टर से, मतलब रादर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो ये बहुत हेल्दी तो मैं नहीं कह सकता, और मार्केट ने शायद इसको रीड भी किया है, इसलिए प्राइस ने नेगेटिवली रिएक्ट भी किया हुआ है। तो टॉप लाइन तो कम है, थोड़ा बहुत इनको राहत इसलिए मिल रहा है कि मार्जिन्स बेटर हैं, जिसके कारण से आपका नेट लेवल, नेट प्रॉफिट लेवल पे थोड़ा-सा बेहतर सिचुएशन हो रहा है, थोड़ा-सा। लेकिन फिर भी अदर इनकम के पोर्शन्स ऐसे हैं ना, अब आप बताएँ कि इसमें मैं अगर 30 करोड़ में से अदर इनकम अगर 18 करोड़ का निकाल देता हूँ, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ करीब 12 करोड़ के प्रॉफ़िट की, और वो भी बहुत अच्छे सिचुएशन में। ओके। और इसमें इनका अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स देखें, तो 5 टाइम्स। अब आप रिलेटिव बात करने जाएँगे, तब तो कह सकते हैं कि ठीक है भाई,
पहले बहुत मिलता था, लेकिन इस प्रॉफिट में इतना मार्केट कैप मेरे समझ के बाहर है, मुझे नहीं समझ में। जी। चलिए, कुछ चिंताएँ हैं, ख़ास करके वैल्यूएशन को लेकर के चिंताएँ हैं और साथ में सरकारी नीतियों का अच्छा खासा असर और दखल इसके कारोबार में रहेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए एक रिस्क फैक्टर के रूप में। उसके हिसाब से अपना कोई फैसला आपको करना चाहिए। और इनके पास चूँकि पहले से है ये शेयर, 100 शेयर हैं इनके पास, पिछले 1 साल से इन्होंने ले रखा है। तो अ, अगर 1 साल से इन्होंने लिया है तो 1 साल पहले क्या भाव थे? अ, मार्च में अगर इन्होंने लिया था, तो शायद थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, तब शायद इन्होंने 500 के आसपास, 5 साढ़े 500 के आसपास कहीं लिया होगा। तो क्या 625 को इन्हें एक सीमा रेखा के रूप में देखना चाहिए? नहीं, इन्होंने 1 साल से लिया है और इन्होंने बिज़नेस आउटलुक पूछा है। इनका इन्वेस्टेड और नहीं इन्वेस्टेड रहने का तरीका प्राइस लेवल होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिकॉज़ टॉप लाइन स्ट्रगल कर भी रहा है, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट नहीं हुई है। अगर टॉप लाइन नेगेटिव हो गया, देयर इज़ सर्टेनली क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद आप सेल्स डीग्रोथ में जा रहे हैं और उस केस में अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी डीग्रो हुई, तब फिर वो डिसीज़न लेना चाहिए कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी के लिए 3 क्वार्टर से ज़्यादा वेट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर रिज़ल्ट आने देते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद जो प्राइस रिएक्शन होता है, उस पे डिसीज़न लेते हैं। अंटिल देन चूँकि इन्होंने लंबे समय से इन्वेस्ट किया है, तो स्टेटस को रहना चाहिए। फैसला आप खुद कीजिएगा क्योंकि 600 के नीचे गया तो 500 भी जाने में इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो रिस्क कंटेन करना आपके अपने एंड पे है, वो मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ़ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को अगर मैंने पोज़ीशन लिया है, तो देखा कैसे जाना चाहिए। इसको सीधा टेक्निकली नहीं देखा जाना चाहिए बिकॉज़ टेक्निकली वो नेगेटिव्स एक बारी तो फैक्टर दिखा है। फर्दर नेगेटिव कब होगा? जब सेल्स डिग्रो होगा और प्रॉफ़िट जिस तरह से ग्रो कर रही है अदर इनकम हो चाहे जो भी हो, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, तब शायद मार्केट इसको पनिश करेगा। बट 600 के नीचे थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जी।